हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 बायोलॉजी भारतीय भवन के चैप्टर नंबर 1 कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उत्तर करेंगे। पहला सवाल है, एक यूकैरियोटिक पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या एवं नामांकित आरेखित चित्र बनाए। वर्णन की आवश्यकता नहीं, मतलब चित्र को बनाना है, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये चित्र है, यूकैरियोटिक पादप कोशिका है, ये फिगर बनाना है, सबका नाम ये दर्शा देना है, सबका नाम दर्शाया हुआ है। वर्णन की आवश्यकता यानी नाम सबके बारे में बताना नहीं, बस फिगर बनाना है और नाम को लिख देना है बस। दूसरा सवाल है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देने वाले एक जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। वर्णन अनपेक्षित है, मतलब इसमें भी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देने वाले जंतु कोशिका का नाम बनाना है, उसमें वर्णन की आवश्यकता नहीं है। देखिए जंतु कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चित्र है, ये जंतु कोशिका है, इसमें भी वही 1 नंबर की जैसा करना है कि सब चीज़ का नाम लिख देना है और वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तीसरा नंबर सवाल कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया की रचना एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। इसका हो जाएगा आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण रचना है जिसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। इसका रचना हो जाएगा, यह धागेनुमा दानेदार या गोलाकार रचना होती है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एक एक अंतः झिल्ली से चारों ओर से घिरी रहती है तथा इसके बीच में एक तरलयुक्त गुहा होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से अनेक प्रवर्ध निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में लटके रहते हैं जिनको क्रिस्टो कहते हैं। इनमें डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं जिनसे प्रोटीन बनाने में सक्षम होते हैं। इसका कार्य है, यह कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका ऊर्जा गृह कहा जाता है। इनमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तीसरा, क्रिस्टी से अंदर की झिल्ली का सतह क्षेत्र बढ़ता है। चौथा नंबर सवाल है, यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतरों को स्पष्ट करें। इसका आंसर होगा, जैसे अंतर लिखना है तो एक तरफ यूकैरियोटिक बना दिए कोशिका दे दिए और दूसरा तरफ प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें लिखेंगे, यह आद्य कोशिका है तो यह विकसित कोशिका है, इसका आकार प्रायः बड़ा 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है, तो इसका आकार होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। इसका वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है इसमें, तो इसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें केवल अणुओं एवं साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो यूकैरियोटिक कोशिका सभी पादपों और जंतुओं में मौजूद होते हैं। चौथा है, केंद्रिका नहीं पाया जाता है इसमें, तो केंद्रिका पाया जाता है इसमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, तो इसमें अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 5वां नंबर सवाल है, क्रोमोसोम की संख्या को सचित्र समझाए, यानी क्रोमोसोम की संरचना को सचित्र समझाए। आंसर होगा, एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम महीन लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई पड़ते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। समांतर क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम के 3 भाग होते हैं, पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम का शीर्ष भाग टेलोमियर कहलाता है। क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है।
पेलिकल द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है। और इसमें सचित्र वर्णन के लिए करा था, इसमें चित्र को भी डालना है। इसमें देखिए क्रोमोसोम की संरचना है, ये क्रोमोसोम का फिगर है, इसको लिख के और इसका सब जगह नाम लिख देना है। 6ठा नंबर सवाल है, केंद्रक का क्या कार्य है? चित्र सहित इनकी संरचना का उल्लेख करें। इसमें भी चित्र बनाना है और सब कार्य को लिखना है। ये केंद्रक के निम्नलिखित कार्य है। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। केंद्रक की अनुपस्थिति में कोशिका विभाजन संभव नहीं है। दूसरा है, केंद्रक कोशिका के भीतर संपन्न होने वाले सभी उपापचय या जैविक तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तीसरा, कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और चौथा है, यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है। और पांचवा है, केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करते हैं। इसको और कहता है सचित्र इनकी संरचना का वर्णन करे। देखिए केंद्रक की संरचना है, ये संरचना लिख देना है, यानी ये फिगर बना देना है और सबका नाम लिख देना है। 7वां नंबर सवाल है, कोशिका झिल्ली पदार्थों के परिवहन में किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करती है? इसका आंसर हो जाए, कोशिका झिल्ली पदार्थों के परिवहन में अपनी अहम भूमिका निभाती है। कोशिका झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है या अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली में विसरण प्रक्रिया द्वारा जीवों में जल के परिवहन क्रिया संपन्न होती है। पदार्थों के परिवहन के लिए जीवन तंत्रों में परिवहन तंत्र होता है, जिसके अंतर्गत जल एवं खाद्य पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होता है। जंतुओं में गैसों, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों या उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में परिवहन होता रहता है, जिसमें कोशिका झिल्ली की मुख्य भूमिका रहती है। 8वां नंबर है, अल्पपराशरी, समपराशरी तथा अतिपराशरी विलयनों में किसी जीवित कोशिका को बारी बारी से डाला जाए तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा, अल्पपराशरी, जब कोशिका को अल्पपराशरी विलयन में रखा जाता है तो बाहरी विलयन में पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। इस क्रिया को अंतःपरासरण कहा जाता है। अब है समपराशरी। समपराशरी, जब कोशिका को समपराशरी विलयन में डाला जाता है तो कोशिका के आकार और वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब है अतिपराशरी। अतिपराशरी है, जो कोशिका को अतिपराशरी विलयन में डाला जाता है तो कोशिका के अंदर से जल निकलकर बाहरी विलयन में प्रवेश करता है। यह प्रक्रिया बहिःपरासरण कहते हैं।